कनाडा की गवर्नमेंट ने स्टडी परमिट पर 48% का कट लगा दिया है। वो जो गिरावट है वो अभी भी जारी ही है। इंडियन इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आते हैं उनकी भी स्टडी परमिट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन ला रही है। क्या उनकी ऐसी मजबूरी है या क्या उनके ऐसे रीजंस है? क्या आपको 2025 में कनाडा आना चाहिए या नहीं? Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग 2025 में प्लान कर रहे हैं कनाडा आने की, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके फ्रेंड्स कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं 2025 में, वो भी स्टडी परमिट पे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि सबको पता है, जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली जो लोग एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं। कनाडा की गवर्नमेंट ने स्टडी परमिट पर 48% का कट लगा दिया है, और यू कैन से 2024 में कनाडा की गवर्नमेंट ने कम 100,000 और यू कैन से 1 लाख स्टडी परमिट्स कम इतने इशू करे थे। इफ यू टॉक अबाउट 2025 में, तो स्टिल वो जो गिरावट है वो अभी भी जारी ही है। अभी तक हम जो वो फॉल है वो देख ही रहे हैं जो स्टडी परमिट में है। अब जो इसका इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर आया है, क्योंकि ऑफकोर्स वहीं से एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं कनाडा में स्टडी परमिट लेकर के, एंड उनके ही ग्राफ जो है अभी वो बहुत ज़्यादा फॉल डाउन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें इसके रीज़न क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, एंड क्या ये जो कट लगा रही है गवर्नमेंट वो टेम्पररी है या फिर परमानेंट है, और या फिर अगर हम बात करें कि क्या आपको 2025 में आना चाहिए कनाडा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, देन प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्स यानी कि नंबर्स की, जिसका मतलब है स्टडी वीज़ा डेटा का ब्रेकडाउन। इफ़ वी टॉक अबाउट 2023, सो 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 5.2 लाख जो स्टडी परमिट्स थे वो इशू करे गए थे, एंड 2024 में हमें एक डिक्लाइन ग्राफ दिखा था। मतलब कि ग्राफ जो था वो एक डिक्लाइन में गया, जिसका मतलब है कि हमें 2024 में 48% का डिक्लाइन दिखा। सो अगर हम कंपेयर करते हैं 2023 से, सो ये जो डिक्रीज गया, ये जो डिक्लाइन गया, वो था 2.67 लाख स्टडी परमिट्स। तो जो गवर्नमेंट ने 2023 में 5.2 लाख स्टडी परमिट्स इशू करे थे, वो 2024 में 48% डिक्लाइन कर दिया, और जो कट लगाया उसका अमाउंट था 2.67 लाख का। गवर्नमेंट का गोल था 2024 में ओनली 3.64 लाख स्टडी परमिट इशू करना, बट ये देखा गया कि उनके गोल से गवर्नमेंट ने और भी 1 लाख कम स्टडी परमिट्स को इशू करा, जिसका नंबर था 2.67 लाख। अगर हम बात करें 2025 की, तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, एंड ये जो ग्राफ है वो और भी नीचे जाता जा रहा है। तो अगर हम 2025 की बात करें क्वार्टर 1 की, सो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू मार्च, सो कोई इम्प्रूवमेंट हमें क्वार्टर 1 में नहीं दिखी है। क्वार्टर 1 में अभी तक जो स्टडी परमिट्स इशू हुए हैं वो ओनली 96,000 ही हुए हैं। अगर हम इस नंबर को कंपेयर करें लास्ट ईयर से, 2024 से, सो 2024 के क्वार्टर 1 में गवर्नमेंट ने 1.21 लाख स्टडी परमिट्स इशू कर दिए थे, एंड अभी हम देखें 2025 में क्वार्टर 1 में, सो ओनली 96,000 स्टडी परमिट्स ही इशू करे गए हैं। तो वो जो ग्राफ है वर्ड्स डिक्लाइन वो अभी भी जारी है, एंड उस पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। अगर हम परसेंट वाइज कंपेयर करें 2024 के क्वार्टर 1 से 2025 के क्वार्टर 1 में, सो अभी एक ये डिक्लाइन दिख रहा है 21% का, एंड लास्ट 3 इयर्स के ये ग्राफ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का ये एक ट्रेंड बन गया है, एंड आई बिलीव सो, एंड बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं, एंड न्यूज़ में भी आ रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो गवर्नमेंट कंटिन्यू करने वाली है। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट बहुत जल्द या बहुत सुन तो हमें नहीं दिखने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों से जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा कि सबको पता है, जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो एक हमेशा टॉप कंट्रीब्यूटर रहते हैं। वो हमेशा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कनाडा में आते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बट रिसेंटली ये देखा जा रहा है कि उन लोगों का भी जो अप्रूवल रेट है वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दिया है। सो इंडिया से भी
जो स्टडी परमिट्स का अप्रूवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाता जा रहा है, उसमें भी हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। 2024 में क्वार्टर 1 में जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, उनके जो स्टडी परमिट्स इश्यू करे गए थे, उनका नंबर था 44,295 एंड 2025 के क्वार्टर 1 में जो इंडियन इंटरनेशनल्स के स्टडी परमिट्स इशू करे गए हैं अभी, वो है 30,640 एंड जिसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में हमें 31% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो नॉट ओनली सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बट इंडियन इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे आते हैं, उनकी भी स्टडी परमिट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन ला रही है। एंड ऑल्सो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो रिफ्यूज़ल रेट है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। 2023 में आईआरसीसी ने बताया था कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिफ्यूज़ल रेट है वो 38% का है। सो 38% जो एप्लीकेशंस थी वो रिफ्यूज़ करी गई थी, रिजेक्ट करी गई थी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट 2024, सो 2024 में 52%, यस यू हर्ड इट राइट, 52% जो एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। एंड ये जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कोई भी हमें डिक्लाइन या फिर डिक्रीज रेट नहीं दिख रहा है। तो ये तो हमने बात करी कि इन सारी चीज़ों से इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्यों कर रही है, क्या उनकी ऐसी मजबूरी है या क्या उनके ऐसे रीजंस है जो यहाँ की गवर्नमेंट इतना ज़्यादा डिक्लाइन ला रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्टडी परमिट्स है उनको इशू करने के लिए। सबसे पहला जो रीज़न है जो यहाँ की गवर्नमेंट बता रही है वो ये है कि जो हाउसिंग क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो अफोर्डेबिलिटी है एक घर को खरीदने के लिए या फिर एक घर को रेंट पे लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कनाडा में एक टाइम हुआ करता था, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, जो घर 200,000 के और यू कैन से 2 लाख के मिला करते थे, उनका प्राइस अभी 10 लाख हो गया है, $1 मिलियन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है लोगों के पास। यू कैन से लैंड बहुत बड़ा है कनाडा का और जो हाउसेस है वो बहुत लिमिटेड है, इतने ज़्यादा घर नहीं हैं। तो ये सारे रीज़नों की वजह से जो हाउसिंग क्राइसिस है और यू कैन से जो हाउस की मार्केट है वो बहुत बुरी तरह से क्रैश कर रही है। सेकंड रीज़न है गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रही है वो है फ्रॉड कॉलेजेस। अब ये फ्रॉड कॉलेजेस क्या है, क्या इसके बारे में है, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड यहाँ पे आई जो बटन आता है उस पर भी मैं दिखा दूंगी। सो आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फ्रॉड कॉलेजेस का। अब हम बात करें और क्या रीज़न है, तो ऑफ कोर्स जॉब मार्केट स्ट्रेस। सो यहाँ पे जो जॉब मार्केट स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कनाडा की जो जॉब मार्केट है वो भी बहुत बुरी तरह से क्रैश कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, जब उनको वर्क परमिट मिल जाता है स्टडी के बाद में, तो उनके पास जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है करने के लिए। तो जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा क्रैश कर रही है एंड जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स भी हैं उनके पास जॉब्स नहीं है, नॉट जस्ट जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो जॉब मार्केट है उसका जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड यही रीज़न है कि कनाडा की गवर्नमेंट को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा है या फिर यू कैन से स्टडी परमिट्स है वो रिजेक्ट करने पड़ रहे हैं एंड उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन लाना पड़ रहा है उनको अप्रूव करने के लिए। एंड यस, इसमें और भी बहुत सारे रीजंस है जो देखे जाते हैं एंड जिस वजह से गवर्नमेंट ये सब रिफ्यूज़ल ला रही है। अब हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या आपको 2025 में कनाडा आना चाहिए या नहीं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर यही दूंगी कि टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट इज येस एंड वाई, द सेकेंड पार्ट इज नो एंड वाई। सो अगर हम बात करें येस एंड वाई पार्ट, तो आपको कनाडा तभी आना चाहिए अगर आपका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। सो अगर आपका बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, यस आप कनाडा आ सकते हैं एंड आपको मनी वाइज इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, इवन दो अगर आपके पास कुछ महीनों तक जॉब्स नहीं भी है तो। एंड मेक श्योर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जो DLI अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं उसी में आप लोग एडमिशन ले। तो अगर आप DLI अप्रूव्ड कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो यस आपको कनाडा आना चाहिए। एंड ऑल्सो क्योंकि अभी जो यहाँ की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो अगर आप इस पर्पस
से आते हैं कि मुझे सिर्फ यहाँ पे स्टडी करनी है, सर्टिफिकेशंस लेने हैं, और यू कैन से आपका डिप्लोमा लेना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेना है, एंड देन आपको अपनी होम कंट्री चले जाना चाहिए, देन यस आपको यहाँ पे आना चाहिए टेम्पररी। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, यहाँ पे आओ, पढ़ाई करो, एंड देन अपनी होम कंट्री चले जाओ। हम बात करते हैं पार्ट टू, जो मैंने बोला था नो एंड वाई। सो उसमें नो मैंने इसलिए बोला, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपकी स्टडी हो गई, आपने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली, एंड स्टडी के बाद में आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, एंड वर्क परमिट में आप ऑफ कोर्स फुल टाइम जॉब करोगे, एंड यहाँ पे जो एक जॉब लेने के लिए टाइम चल रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 months। एंड अगर आपके पास 4 to 6 months के लिए सर्वाइवल के लिए इतना ज़्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, देन आई वुड सजेस्ट इट्स जस्ट बेटर टू स्टे इन योर कंट्री। सो अगर आप लोगों का जो पैकेज है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, अभी अगर वो जॉब कर रहे हैं एंड अगर उनका पैकेज लेट्स सपोज 50,000 इन हैंड है और मे बी 60,000 इन हैंड है, को यहाँ पे आई थिंक नहीं आना चाहिए। सो आई वुड से अगर आपका इतना पैकेज है, आप एक अच्छी अच्छी लाइफ जी सकते हो इंडिया में। अगर आपका पैकेज 50 to 60,000 है पर मंथ, सो आई वुड सजेस्ट आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। मे बी आपको स्टार्टिंग में सिर्फ मिनिमम वेज की जॉब करनी हो, एंड अगर आप अपनी होम कंट्री में बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, यहाँ पे आकर के अगर आपको सिर्फ मिनिमम वेज की जॉब मिलती है, देन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होगा। देन आई वुड जस्ट सजेस्ट कि इट्स जस्ट बेटर टू स्टे इन योर होम कंट्री। सो अगर अब हम बात करें कि इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है, सो इन सारी बातों का कंक्लूजन यही है कि यस, कनाडा में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आई वुड से नॉट ख़राब, आई थिंक मुझे अदर वर्ड यूज़ करना चाहिए, विच इज़ टफ होती जा रही है। सो यस, कनाडा में जो सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग बहुत ज़्यादा टफ एंड रफ होती जा रही है, बट स्टिल अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं, स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, देन यस, Canada is still a good option. And yeah, that's it for today's video. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड अगर आप किसी को जानते हैं जो 2025 में कनाडा आने की सोच रहे हैं, देन उन लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी हो, एंड मे बी अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चंस हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड yeah, that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, bye.